गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो भाई कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई? 3। बोलो भाई। यस सर। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आइए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग बेटा डिनोट करते हैं पाई से। एक वर्ड यहाँ यूज होता है बेटा एसपीएम। सबको मालूम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट पार्टिकल को अपने से क्रॉस नहीं होने देती है, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने से क्रॉस होने देती है, उसको क्या बोलते हैं? एसपीएम। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस सर। अब देखो भाई, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं परासरण। ऑस्मोसिस का मतलब बेटा स्पॉन्टेनियस, यानी बेटा अपने आप। नेट फ्लो, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नेट पे। स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर अपने आप मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक बेटा, लेकिन ये डेफिनेशन कब है? जब आपने बेटा एसपीएम से किसको सेपरेट किया है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को। क्लियर भाई? बोलो। देखो ये एक बीकर है। एक बेटा बीकर को हमने ये एसपीएम से 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो डॉटेड रेड दिख रहा है एसपीएम है। लेफ्ट पार्ट में बेटा सॉल्यूशन है, मान लो 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है। राइट पार्ट में बेटा सॉल्वेंट यानी वाटर है। राइट वाले पार्ट में देखो ये काली वाली एक कैपिलरी ट्यूब है जो वाटर का लेवल नापने के लिए है। और लेफ्ट में बेटा हमने ये एक पिस्टन लगा रखा है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। बेटा T बराबर 0 पर, यानी जब ऑस्मोसिस नहीं हुई, हमने वाटर का लेवल नाप लिया। उसको क्या नाम दिया? इनिशियल लेवल। यानी बेटा जब कोई ऑस्मोसिस नहीं हुई। अब देखो बेटा, आपने ऑस्मोसिस अलाउ की। देखो बेटा, जो राइट वाला कंपार्टमेंट है उसके सॉल्वेंट यानी वाटर का फ्लो रेट RF है। लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट सॉल्यूशन में वाटर यानी सॉल्वेंट का फ्लो रेट RB है। तो बेटा जब आप ऑस्मोसिस अलाउ करते हो तो राइट वाले कंपार्टमेंट का वाटर लेफ्ट में जाता है, जिसकी वेलोसिटी RF हमने ली है। बेटा सॉल्यूशन में जो वाटर है वो राइट साइड में जाता है, जिसकी वेलोसिटी हमने RB ली है। तो देखो बेटा, सॉल्वेंट राइट वाले कंपार्टमेंट का वाटर लेफ्ट में आता है। लेफ्ट में बेटा सॉल्यूशन है, उस कंपार्टमेंट का वाटर बेटा राइट में जाता है। ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ जाता है। राइट वाले कंपार्टमेंट का वाटर लेफ्ट में, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट का वाटर राइट में, दोनों तरफ जाता है। कब तक? जब तक दोनों की वेलोसिटी बेटा डिफरेंट होती है। और बेटा चूंकि हमने, देखो यहाँ लिखा है, हमने बेटा RF को RB से बड़ा माना है। राइट वाले कंपार्टमेंट वाले वाटर की वेलोसिटी लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट से ज्यादा होती है,
तो नेट में वाटर बेटा किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक, यानी सॉल्वेंट नेट में किधर जाएगा, सॉल्यूशन की ओर। कैपिलरी में लेवल बेटा क्या होगा, डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। नेट में बेटा राइट कंपार्टमेंट का वाटर लेफ्ट में जाएगा, कैपिलरी में लेवल डाउन होगा, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पहले से कम हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत, बोलो भाई। ये बेटा कब है, जब हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट किया। अब देखो बेटा, हमने दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया। अगर हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं बेटा, तब डेफिनेशन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ solvent of dilute solution toward concentrate solution through SPM is known as osmosis। अगर बेटा आप दो सॉल्यूशन को SPM से सेपरेट करोगे, एक को डाइल्यूट बोलो, एक को कॉन्सेंट्रेट, तो आप देखोगे नेट में डाइल्यूट वाले का सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में जाएगा। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। देखो बेटा, वंस अगेन एक बीकर लिया, एसपीएम से दो पार्ट में डिवाइड किया। लेफ्ट वाले में देखो 1 मोलर एक्वस यूरिया है, राइट वाले में बेटा 0.2 मोलर एक्वस यूरिया है। तो राइट वाला क्या हुआ, डाइल्यूट, लेफ्ट वाला क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट। राइट वाले में हमने कैपिलरी लगा रखी है लेवल नापने के लिए, T बराबर 0, यानी जब कोई ऑस्मोसिस नहीं हुई हमने लेवल को नाप लिया। और राइट में बेटा हमने सॉल्यूशन के ऊपर पिस्टन लगा रखा है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। डाइल्यूट वाले की वेलोसिटी को RF माना, कॉन्सेंट्रेट वाले को RB। तो देखो बेटा, डाइल्यूट का सॉल्वेंट लेफ्ट में जाएगा, कॉन्सेंट्रेट का सॉल्वेंट डाइल्यूट में जाएगा। दोनों तरफ के सॉल्वेंट मूव करते हैं, केवल एक तरफ का नहीं, ठीक। और चूंकि RF ग्रेटर देन RB होता है, तो नेट में बेटा सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की ओर। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यस सर। तो बेटा ऑस्मोसिस आप बेटा डिफाइन कर सकते हो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को SPM से सेपरेट करके, या दो सॉल्यूशन को SPM से सेपरेट करके। फिर देखो बेटा, ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। तो बेटा अपने आप होता है तो डेल्टा G क्या होगा, लेस देन 0। और बेटा ऑस्मोसिस के कारण सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है, डिक्रीज। देखो बेटा इस वाले डायग्राम में नेट में बेटा क्या हुआ, नेट में राइट कंपार्टमेंट का वाटर बेटा किसमें गया, लेफ्ट, यानी सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट में वाटर का अमाउंट बढ़ा, कंसंट्रेशन घट गई। अब देखो बेटा कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का कारण क्या है। नंबर 1, देखो बेटा दो सॉल्यूशन को अगर आप SPM से सेपरेट करोगे, या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को SPM से सेपरेट करोगे, तो बेटा ऑस्मोसिस तब होगी जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट। ठीक बेटा, यस सर। बायो में बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहते हैं, अरे यार प्रेशर ही बोलते हैं। सेम बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल का नाम सुना है, यस सर। ये Zero। ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है ये। वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। प्योर वाटर का वाटर का भी वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0।
तो अब जरा स्टैंडर्ड कंडीशन में इस डायग्राम को देखो, वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0, लेफ्ट में बेटा 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? CRT पढ़ा है? तो बोलो बेटा Yes, sir. किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? सॉल्यूशन वाटर का? का मॉल जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बेटा बोलो। Yes, sir. तो देखो बेटा, राइट वाले कंपार्टमेंट में केवल वाटर है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0। लेफ्ट वाले में सॉल्यूशन है, उसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट और ऑस्मोसिस होगी। इसमें आइए बेटा, एक तरफ 1 मोलर यूरिया, एक तरफ 0.2। पाई बराबर CRT क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेट का ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट से ज्यादा होता है। यस सर तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट, ऑस्मोसिस होगी। बेटा ऑस्मोसिस कब होती है? जब डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और बेटा डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिफरेंट। बताओ बेटा, इस डायग्राम में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट का कि राइट का? सर लेफ्ट का क्या मैडम? वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बेटा प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो राइट में बेटा वाटर है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेफ्ट में सॉल्यूशन है, उसका कम होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसमें बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? एक तरफ डाइल्यूट है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट का डाइल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो बेटा, हमने बताया है ना। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। और जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो बेटा दोनों तरफ वेपर प्रेशर डिफरेंट है, इसलिए ऑस्मोसिस होती है। तीसरा बेटा, डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ सॉल्वेंट। RF RB के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? RF देखो बेटा, RF RB से बड़ा होता है, इसीलिए नेट में बेटा वाटर राइट से लेफ्ट में जाता है। कैपिलरी में लेवल लगातार नीचे जाएगा, और जब दोनों की वेलोसिटी बेटा इक्वल हो जाएगी, RF बराबर RB, कैपिलरी में लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो बेटा ऑस्मोसिस कब तक होती है? जब दोनों कंपार्टमेंट में वाटर यानी सॉल्वेंट का फ्लो रेट अलग अलग होता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखाएंगे आपको। ठीक बेटा? Yes, sir. और ये जो पहली 3 कंडीशन है बेटा वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये मैटर नहीं करता कि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तीनों कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दोनों के लिए ट्रू है। लेकिन चौथी कंडीशन बेटा कंडीशनल है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, जैसे ये 2 सॉल्यूशन को हमने सेपरेट किया, एक डाइल्यूट है, एक कॉन्सेंट्रेट। बेटा ऑस्मोसिस तभी होगी जब कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, यानी एक डाइल्यूट हो, एक कॉन्सेंट्रेट हो। लेकिन ये बेटा कंडीशन यूनिवर्सल नहीं है। ये कंडीशन 100% होल्ड तब करेगी जब सॉल्यूट आपका बेटा क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? यस सर देखो Yes. बेटा, देखो क्यों, देखो इस वाले में हमने लेफ्ट में सपोज 1 मोलर एक्वस यूरिया लिया, राइट वाले में बेटा हम 0.2 मोलर की जगह 0.5 मोलर एक्वस NaCl ले रहे हैं। ठीक है बेटा? तो देखो मोलैरिटी दोनों की डिफरेंट है कि नहीं? एक तरफ 1 मोलर यूरिया, दूसरी तरफ NaCl 0.5 है। मोलैरिटी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बेटा ऑस्मोसिस नहीं होगी। ठीक है बेटा? Yes. क्यों नहीं होगी?
क्योंकि बेटा NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, टूट के क्या देगा? आयन। बोलो बोलो यार। यस सर। Yes. यहां पर बेटा 0.5 मोल है, मॉलिक्यूल कितना है? N0। आयन कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? N0 है राइट वाले में। लेफ्ट वाले में बेटा 1 मोलर यूरिया है, 1 मोल है, वहां पर पार्टिकल मॉलिक्यूल कितना है? N0। दोनों जगह पार्टिकल के नंबर सेम हो गए। Yes. तो बेटा अगर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो बेटा कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। समझ गया बेटा? यस सर। तो याद रखो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ऑस्मोसिस तभी होगी जब सॉल्यूट क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। और अगर बेटा आपने दो सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेट कर रखा है, ऑस्मोसिस हो रही है, तो नेट में सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है? नंबर 1 बेटा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। देखो इस डायग्राम को देखो, लेफ्ट में डाइल्यूट, राइट में डाइल्यूट है, लेफ्ट में कॉन्सेंट्रेट। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? लेफ्ट वाले का। कम किसका है? राइट वाले का। कम वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। बोलो नेट में सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है? डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट। तो बेटा क्या होगा? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। कोई दिक्कत? नो सर। फिर बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर में उल्टा रिलेशन होता है। तो बेटा किधर से किधर जा रहा? हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। या फिर बेटा सॉल्वेंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन नेट में किधर जाता है? कॉन्सेंट्रेट की ओर। लेकिन तीसरी कंडीशन यूनिवर्सल नहीं है। तीसरी कंडीशन तभी ट्रू है जब सॉल्यूट बेटा क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इस डायग्राम को देखो बेटा, T बराबर 0 पर, यानी जब कोई ऑस्मोसिस नहीं हुई, आपने राइट वाले कंपार्टमेंट में वाटर का लेवल नाप लिया, उसको क्या नाम दिया? इनिशियल लेवल। अब बेटा आपने ऑस्मोसिस अलाउ की, राइट कंपार्टमेंट का वाटर लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट कंपार्टमेंट का वाटर राइट में जाएगा। चूंकि राइट वाले कंपार्टमेंट वाले वाटर की वेलोसिटी लेफ्ट वाले से ज्यादा होती है, तो नेट में बेटा वाटर किधर जाता है? लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कैपिलरी में लेवल बेटा नीचे जा रहा होगा। आप सर देखो। नहीं आ रही है, हाँ स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अब आई बेटा? सर हमारे में नहीं आ रहे तुम दीवारें में। बेटा तुम्हारे में नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी। सर वाईफाई है, फिर से कनेक्ट। एक बार फिर से कर लो। कनेक्ट कर लें। तो देखो बेटा नेट में राइट कंपार्टमेंट का वाटर लेफ्ट में जा रहा, कैपिलरी में लेवल बेटा नीचे की तरफ जा रहा। कुछ समय बाद दोनों कंपार्टमेंट में वाटर की वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है? सेम। आर एफ किसके बराबर हो जाएगा? आर बी। क्या एग्जिस्ट करेगा? इक्विलिब्रियम। कैपिलरी में लेवल बेटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर।
अब बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आप बेटा इस पिस्टन के थ्रू सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करना शुरू करो। बोलो बेटा, प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? जो सॉल्वेंट लेफ्ट में आया था वापस जाने लगेगा, Yes. यस सर। कैपिलरी में लेवल ऊपर बढ़ने लगेगा। बोलो, यस सर। जिस प्रेशर पर कैपिलरी में लेवल इनिशियल लेवल के बराबर आ जाता है, टाइम जीरो की सिचुएशन आ जाती है, नो ऑस्मोसिस की सिचुएशन आ जाती है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। पिस्टन के थ्रू सॉल्यूशन पे हमने क्या अप्लाई किया? प्रेशर। वाटर बेटा वापस जाने लगा, तो जिस प्रेशर पर जो वाटर लेफ्ट में आया था पूरा वापस चला गया, कैपिलरी में लेवल क्या हो गया? इनिशियल के बराबर, T बराबर 0 की सिचुएशन आ गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? एट इक्विलिब्रियम, जब RF RB के बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on solution to prevent osmosis is known as osmotic pressure. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको बेटा कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट बर्कले और हर्टले मेथड से किया जाता है। नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में इसे हम लोग कहते हैं आरओ। सबके घर में बेटा आरओ सिस्टम आजकल लगा हुआ है, लगा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा आरओ सिस्टम करता क्या है? वाटर में जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, या बेटा कहीं से अगर वाटर में इम्प्योरिटी है तो बेटा उसमें एसपीएम लगा होता है, वो बेटा डिजॉल्व सॉलिड को वाटर से रिमूव करता है। हैंड पंप का पानी ज्यादा फायदेमंद होता है या आपके आरओ का? आरओ का। जी नहीं मैडम, हैंड पंप वाला सर, ब्यूटी ना हो जाए। का पानी ज्यादा अच्छा होता है। आरओ वाला पानी ज्यादा दिन पीने पर भाई आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लगेगी। बहुत सी डेवलप कंट्री है, उन्होंने ये पैकेज बॉटल वाले वाटर पे बैन लगा दिया है। हम इंडियंस केवल फॉरेन की नकल करते हैं और कुछ नहीं, जो अपने पास है उसको भूल जाते हैं और विदेशी हमारी नकल करते हैं। बेटा हम लोग जो पानी पीते हैं ना, उसमें एक मिनिमम लेवल का सॉल्ट होना जरूरी होता है। आरओ सिस्टम क्या करता है बेटा? उस सॉल्ट को कम कर देता है, ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, जो कि गलत है। लेकिन जो आरओ सिस्टम बेचने वाली जो कंपनियां, वो इतना ज्यादा ऐड करके हम लोग का दिमाग खराब कर देती, बस आरओ वाटर नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा, फिर से इस डायग्राम में आइए। आपने बेटा पाई प्रेशर अप्लाई किया, आपको बेटा राइट कंपार्टमेंट की कैपिलरी में इनिशियल लेवल मिल गया, नो ऑस्मोसिस की सिचुएशन आ गई, तो इस पाई को हमने बेटा क्या नाम दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा? अब बेटा सोचो, अगर हम पिस्टन के थ्रू प्रेशर
ऑस्मोटिक से ज्यादा लगा दे तो अभी तक बेटा जब तक आपने पाई लगाया था तो क्या हुआ, वही वाटर वापस गया जो आया था। अब अगर बेटा पाई से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, अब जो सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो सॉल्यूशन में ओरिजिनल सॉल्वेंट है वो बेटा आपके राइट कंपार्टमेंट में जाने लगेगा, कैपिलरी में लेवल इनिशियल से ऊपर जाने लगेगा। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलो बेटा। सर। यस सर। देखो बेटा, अगर आपने पाई प्रेशर लगाया, इनिशियल लेवल मिल गया, तो इस पाई को बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। और देखो प्रेशर लगाने पर वाटर वापस जा रहा है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक से ज्यादा अप्लाई करोगे, ऑस्मोटिक जब तक अप्लाई किया बेटा तब तक तो वही पानी वापस गया जो आया था। अगर इससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो जो सॉल्यूशन में पहले से पानी था वो भी जाने लगेगा। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं तो बेटा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट टुवर्ड सॉल्वेंट जाने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कोई पूछे रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन, एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन के थ्रू लगा रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। और बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी, डिक्रीज। बोलो बेटा क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में वाटर बेटा डिक्रीज कर रहा है। ऑस्मोसिस में लेफ्ट में बेटा के वाटर इंक्रीज कर रहा था, कंसंट्रेशन घट रही थी। अब बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस में वाटर बेटा डिक्रीज कर रहा, कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी, इंक्रीज। ठीक बेटा। यस सर। रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होता, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। समझ गया भाई। यस सर। और रिवर्स ऑस्मोसिस का बेस्ट एप्लीकेशन क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर बेटा कैसा होता है, सैलाइन, नमकीन। सी वाटर क्या है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का बेस्ट एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर क्यों करते हैं, वाटर और NaCl को बनाने के लिए। जितने भी बेटा बड़े जहाज होते हैं सब में RO सिस्टम लगा होता है जो बेटा सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं वो सब कहाँ से बनता है, समुंदर से, समुंदर के पानी से। समझ गए भाई। ये DE का मतलब क्या होता है, रिमूवल। यस सर। जैसे आपने पढ़ा है डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। पढ़ा है ना। यस सर। यस अब सर। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी। अगर बेटा टेम्परेचर फिक्स है और अगर बेटा टेम्परेचर वेरी कर रहा, कंसंट्रेशन फिक्स है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। कंपेयर करना है तो π1/π2 इक्वल टू C1/C2 या π1/π2 इक्वल टू T1/T2। चलो बताओ, 27 डिग्री C पर 1 मोलर यूरिया है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 बेटा पाई है,
बताओ बेटा 54 डिग्री सी पर पाई 2 क्या होगा? 54 डिग्री सी पर पाई 2 क्या होगा? डबल होगा? नो सर, डबल नहीं होगा। डबल नहीं होगा क्योंकि सेल्सियस में डबल कर रहे हैं। डबल कब होता है यस बेटा? सर। केल्विन में केल्विन। डबल कर। यस सर। अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, पाई प्रोपोर्शनल क्या हुआ? सी इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को एस बोला, एस को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। देखो बेटा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन कैसा लेते हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन बेटा आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। जो गैस लॉ आपने पढ़ा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, वो सब बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले वॉन थॉप ने गैस लॉ को डाइल्यूट सॉल्यूशन में अप्लाई किया था। जैसे इक्वेशन नंबर 2 बेटा क्या है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा कब होता है? गै-लुसाक लॉ। तो इस इक्वेशन सेकंड को हम लोग बोलते हैं गै-लुसाक वॉन टॉप लॉ। लॉ गै-लुसाक का था, वॉन टॉप ने अप्लाई किया गै-लुसाक वॉन टॉप लॉ। गै-लुसाक वॉन टॉप लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी फिक्स है, यानी नंबर ऑफ मोल फिक्स है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको कहते हैं गै-लुसाक वॉन टॉप लॉ। ठीक। और पहला वाला जो है ना बेटा बॉयल्स लॉ है, पाई प्रोपोर्शनल सी, बॉयल्स लॉ। सी बेटा क्या होता है? एन अपॉन बी। तो बॉयल्स लॉ में बेटा एन फिक्स होता है, मोल फिक्स होता है, तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? वॉल्यूम। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट एस है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गैस कांस्टेंट आर के बराबर आती है। तो बेटा हम एस को किससे रिप्लेस कर देते हैं? आर से। और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है? पाई बराबर सी आर टी। कोई दिक्कत? नो सर। सी क्या है? मोलैरिटी। अब बेटा इसको अप्लाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है? पाई बेटा किस में होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में। सी क्या है? मोलैरिटी, मोल पर लीटर। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जब पाई बेटा एटीएम में लोगे, टेम्परेचर केल्विन में लोगे, सी मोलैरिटी लोगे, मोल पर लीटर, तो आर बेटा क्या लेंगे? 0.0821। क्लियर? और बेटा एनसीईआरटी में देखोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बार में लिया गया है। अगर बेटा पाई आप बार में लोगे तो आर की वैल्यू 0.082 की बजाय 0.083 हो जाती है। क्लियर? ठीक है बेटा। यस सर। देखो पाई बराबर सी आर टी। पाई किस में लेना? एटीएम। सी मोलैरिटी, मोल पर लीटर। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आर गैस कांस्टेंट, ये लेना बेटा। और अगर बेटा पाई अगर आप बार में लेते हो तो बेटा आर 0.082 की जगह 0.083 हो जाता है। कोई दिक्कत? अब चलो फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% W/V aqueous यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सी। तो बेटा परसेंटेज से मोलैरिटी सबको निकालना आता है। देखो बेटा परसेंटेज से मोलैरिटी साइड में निकाल लिया। 1 मोलर, पाई बराबर सी आर टी लगा दिया। सी की जगह 1, आर की जगह 0.0821, टी की जगह 300। ये बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। समझ में आया बेटा न्यूमेरिकल? यस सर। ये सीट का क्वेश्चन नंबर 137 आपके बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। चलो एनसीईआरटी से शो करते हैं आपको इसको। देखो वही क्वेश्चन है।
200 ml aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम। देखो बेटा एनसीईआरटी में जो इसको ये जो आपका ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिए सब कर लेना, यही पूछे जाएंगे, ये भी 2011 में पूछा जा चुका है। प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्रोटीन का मास दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो बेटा ये दिया बार में, कह रहा बताओ मोलर मास ऑफ प्रोटीन। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर किस लिए पढ़ते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले बेटा आप क्या करोगे, इन दो डाटा से क्या निकाल लो, मोलैरिटी। मोलैरिटी बोलो क्या होगा, 1.26 इंटू 1000। आपको मॉलिक्यूलर वेट में निकालना है। वॉल्यूम बेटा कितना रख दिया, 200। और एक आपने फार्मूला पढ़ा पाई बराबर सी आर टी, यहाँ से सी बोलो क्या होगा, पाई अपॉन आर टी। पाई देखो बेटा किसमें दिया है, बार में, तो आर बेटा बार में लोगे 0.083। तो बेटा यहाँ से सी आप इससे निकाल लो, इस सी को लाकर यहाँ रख दो, हो गया, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक बेटा, बोलो भाई। यस यस सर। सर। एक चीज और, एनसीईआरटी से बेटा केवल क्वेश्चन देखना, उनका सॉल्यूशन मत देखना। सॉल्यूशन आप खुद करिए, ये वही बेटा क्वेश्चन है। देखो पाई बराबर सी आर टी से पहले देखो हमने सी निकाल लिया, इस सी को मोलैरिटी के फॉर्मूले के बराबर कर दिया, एम आ गया। फिर बोलो बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके पास दो सॉल्यूशन एक्स और वाई है, अगर आप दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो बेटा वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, आइसोटोनिक। टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक इफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। या बेटा दो सॉल्यूशन आपको दिया है, कह रहा प्रूफ करिए कि आइसोटोनिक है। एक बेटा बी कर लो, एसपीएम से दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तरफ एक सॉल्यूशन एक तरफ दूसरा, एक तरफ क्या लगा डाल दो कैपिलरी, एक तरफ क्या लगा दो पिस्टन। ऑस्मोसिस अलाउ करो, अलाउ करने के बावजूद कैपिलरी में लेवल चेंज नहीं हो रहा, कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रही, इसका मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या, आइसोटोनिक। टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक इफ नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय एसपीएम। ठीक बेटा, यस सर। डाले डाले। ठीक है बेटा, अब आइए न्यूमेरिकल। आइसोटोनिक का न्यूमेरिकल हो तो बेटा पाई 1 बराबर पाई 2, ये बेटा यूनिवर्सल कंडीशन है, चाहे सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन पाई 1 की जगह C1RT लिखा, ये केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर दोनों तरफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो पाई 1 C1RT, पाई 2 C2RT, RT RT कैंसिल, C1 बराबर C2। तो बेटा पाई 1 बराबर पाई 2 यूनिवर्सल कंडीशन है, चाहे सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू है। लेकिन C1 बराबर C2 बेटा किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। C1 इक्वल टू C2 यूनिवर्सल नहीं है, C1 की जगह बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, C2 की जगह मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया। बेटा लेफ्ट में कितने अननोन, 3, राइट में कितने अननोन, 3, टोटल अननोन 6, 5 आपको दिया होगा, छठा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। ठीक है बेटा,
अब जरा न्यूमेरिकल देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 128। देखो बेटा, आपके पास यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन क्या दी है? 10 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 10 ग्राम है। परसेंटेज बताओ कितना हुआ बेटा? अरे भैया, 1000 ml में 10 ग्राम है तो 100 में 1 ग्राम नहीं हुआ? बोलो। यस सर। तो देखो, एक तरफ यूरिया, एक तरफ अननोन। C1 बराबर C2। C1 की जगह ये फॉर्मूला, C2 की जगह ये। 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब W1 कितना रखा? 10। V1 कितना रखा? 1000। 1 लीटर मतलब 1000 ml। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60। राइट में आओ 5%। 5% का मतलब 5 ग्राम 100 ml में। W2 5 ग्राम, V2 100, M2 निकालना है। आंसर 300। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? बोलो। यस सर। बोलो यार। चलो पक्का है तो जरा 116 आप करके बताओ आंसर। 116 आप करो। एक तरफ 5% केन शुगर है, एक तरफ 1% अननोन। अननोन का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। थर्ड ऑप्शन। आ रहा भाई सबका थर्ड ऑप्शन? बोलो भाई। यस सर। लड़कियों की आवाज आज बहुत कम आ रही, क्या बात है? यस सर आ गया सर। आ गया, चलो। एक साथ बोला दोनों लोगों ने। देख लो बेटा, ये सॉल्यूशन यहाँ पर है। देखो, एक तरफ केन शुगर, एक तरफ ये। फार्मूला लिखा 5%, 5 ग्राम 100 ml में मॉलिक्यूलर वेट 342, और 1% 1 ग्राम 100 ml में मॉलिक्यूलर वेट M2 सॉल्व कर लिया हमने। फिर देखो बेटा, हमने बेटा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। किसके लिए? जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है बेटा? तो देखो, Yes, sir. पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक मोल फ्रैक्शन निकालने का, एक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का, एक मोलैरिटी निकालने का। 3 वैरायटी के क्वेश्चन, 3 फॉर्मूले। ये बेटा दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला पढ़ा, ये तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा, और ये चौथे में। ये सब बेटा फॉर्मूले किसके लिए है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, जब बेटा सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो बेटा इंस्ट्रूमेंट से आती है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बेटा इन फॉर्मूले से आती है, दोनों की वैल्यू बेटा क्या आती है? सेम। और हम कहते हैं बिहेवियर कैसा है? नॉर्मल। अब आइए बेटा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एबनॉर्मल का मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग। ठीक बेटा? जैसे हमने बताया था 5 रुपए में एक पेंसिल मिलती है, तो बोलो बेटा 60 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेगी? 12। 12. ये बेटा आपको बताया गया।
आप दुकान पर गए, 60 रुपए की पेंसिल मांगी, दुकानदार ने 12 पेंसिल दे दी। बेटा आपने कितनी उम्मीद की थी? 12। दिया भी उसने 12। बेटा दुकान दुकान से आपने खुद खरीदा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। जो आपने मैथमेटिक्स लगा के कैलकुलेट किया था, दैट इज कैलकुलेटेड। दोनों वैल्यू सेम, इसको कहेंगे नॉर्मल बिहेवियर। ठीक बेटा। Yes, sir. अगर बेटा आपको 10 की बजाय 12 पेंसिल की बजाय 15 पेंसिल दे देता तो आपने उम्मीद कितने की थी? 12 की। मिल कितनी गई? 15। आपको उम्मीद से ज्यादा मिल गया, यानी जो उम्मीद किया था रिजल्ट उससे डिफरेंट, इसको कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर में फायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। यहाँ फायदा हुआ। मान लो बेटा 12 पेंसिल की बजाय उसने केवल आपको 10 पेंसिल दी, तो बोलो बेटा घाटा हुआ या नुकसान? घाटा। तो नुकसान नहीं हुआ। घाटा कह लीजिए, नुकसान कह लीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है बेटा। तो ज्यादा मिला या कम मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक बेटा। जब रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा अच्छा या खराब हो जाए तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल। बोलो भाई। Yes, आप sir. आप नीट का एग्जाम देने गए, ठीक, और फिजिक्स में आपके 45 में से 40 सही हो गए, तो बोलो बेटा ये नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल? Abnormal. एबनॉर्मल। भगवान से तो यही उम्मीद लेके जाते हो कि सर 30 ही सही हो जाए, बाकी हम बायो से समझ लेंगे। क्यों बेटा? बोलो भाई। सर 20 में कहाँ होता है? हैं? सर 20 में अब कहाँ होता है काम? 20 नहीं 30 बोल रहा हूँ बेटा, 30। यस सर 30। 30 में भी तभी समझो बॉर्डर लाइन ही पे रहोगे, यस सर। क्योंकि भाई बायो में लाने की एक लिमिट है ना। सर अब तो 360 आते हैं लोगों के। नहीं 360 लोगों के आते हैं तो फिर बेटा फिजिक्स में भी लोगों के 45 सही भी होते हैं, तो ये सर सब नहीं, सबके एबनॉर्मल। नहीं होते। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, 360 आना या 45 सही होना। लेकिन नॉर्मली बायो में 340 आजकल आने लगे। ठीक है ना? और यस सर। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो बॉडी पेपर बनाती है वो एकदम दिमाग नहीं लगाती है, वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे देती है। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहती, वो चुपचाप पेपर दे देंगे। उससे बेटा होता क्या है? उससे जो लड़के तैयारी करते हैं, जिन्होंने मेहनत की, उनको नुकसान होता है इजी पेपर आने में। ठीक है ना? अब पता चला आपने साल भर तैयारी की, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर तैयार कर डाला, सब कुछ कर डाला, और क्वेश्चन क्या पूछा? पी नॉट दिया, पीएस दिया, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया। तो फिर बेटा वो तो क्लास 12 का ही बच्चा कर लेगा, आप भी कर लोगे, तो फिर फर्क क्या होगा? ठीक है ना? इसीलिए बेटा आईआईटी वाले अपना पेपर खुद कराते हैं। जेई मेंस तो ये करा लेते हैं, सीबीएस एनटीए क्या है तुम्हारी, लेकिन जो जेई एडवांस होता है उसको आईटी की टीम कराती है, उनका पेपर अलग होता है। और वो पेपर देख लो, वो पेपर देख के लगेगा हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा। यस सर। यस तो बायो में बेटा जैसे आप सबकी उम्मीद रहती है कि 340 तो आ ही जाएगी, और अगर 340 से 360 आ गया तो अब नॉर्मल है, और 300 आया तो टोटली अब नॉर्मल हो जाएगा।
खैर, तो जब बेटा रिजल्ट आपकी उम्मीद से डिफरेंट होता है तो बेटा हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो बेटा आपका सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर कब शो करता है, यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट कब आती है, जब आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, या तो डिसोसिएशन हो रहा होता है या एसोसिएशन। So when experimental colligative property of dilute solution is different than calculated colligative property, behavior of dilute solution is known as abnormal. Abnormal behavior क्यों होता है, जब solute बेटा क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट, या तो डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अब देखो बेटा पहला केस, जब आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है और बेटा डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो देखो बेटा डिसोसिएशन में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी डिसॉल्व करने के बाद, यानी सॉल्यूशन में एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब डिसॉल्व करने के बाद, इज हायर देन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व करने के पहले। तो बेटा अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो बेटा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होते, जैसे 1 मोल NaCl आपने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया, तो बोलो डिसॉल्व करने के पहले पार्टिकल क्या, मॉलिक्यूल कितना, N0। तो आपने बेटा पार्टिकल उम्मीद कितनी की, N0, लेकिन NaCl जैसे ही पानी में गया 1 मॉलिक्यूल 2 आयन में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल के नंबर बेटा आप क्या हो गए, 2N0, उम्मीद से ज्यादा। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल हायर देन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हायर आएगी, NaCl की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उम्मीद से डबल आएगी। और बेटा NaCl चूंकि आयन में टूट रहा है, तो बेटा आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बेटा मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कम होगा। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल इज लेस देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा डिसोसिएशन में पार्टिकल के नंबर बढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड से कम आता है। जैसे NaCl है, NaCl का बेटा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट 58.5, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये 30 आएगा। क्यों 30 आ रहा, क्योंकि ये टूट के सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का 35.5, ये बेटा दोनों का लगभग एवरेज आता है। ठीक है, यस सर। एसोसिएशन में बेटा इसका उल्टा हो जाता है। अगर बेटा एसोसिएशन हो रहा है तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल से कम होते हैं। जैसे आप बेटा एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो एसोसिएशन होता है। सपोज आप 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल बेटा कितने, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल 100 है, लेकिन जैसे ही वो बेंजीन में जाएगा डाइमराइजेशन होता है, 2 जुड़कर 1 बनाते हैं। अगर 100% डाइमराइजेशन मान लें तो सॉल्यूशन में बेटा पार्टिकल के नंबर कितने बचे, 50। तो बेटा अगर पार्टिकल के नंबर 50 यानी घट गए तो कैलकुलेट एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेटेड से कम, तो बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड से कम होगी। और जब 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा घटने के बजाय बढ़ जाएगा, वहां घट रहा था यहाँ बढ़ के आएगा। ठीक है बेटा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60, लेकिन आप देखोगे डाइमराइजेशन पे 120 आएगा। ठीक है बेटा, यस सर। experimental colligative property of dilute solution
इज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? पार्टिकल के नंबर घट रहे हैं और बेटा चूंकि एसोसिएशन हो रहा, साइज पार्टिकल का बढ़ रहा है, तो बेटा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा। क्लियर? यस सर। देखो बेटा, एबनॉर्मल बिहेवियर आपको कब मिलेगा? जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट, यानी सॉल्यूट बेटा क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जब बेटा बिहेवियर एबनॉर्मल होता है तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड से डिफरेंट आती है। कैलकुलेटेड मतलब जो पीछे फार्मूले पढ़े उनसे जो आता है कैलकुलेटेड। आपने बेटा इंस्ट्रूमेंट यानी मशीन से निकाला तो वो बेटा एक्सपेरिमेंटल, दोनों अलग अलग। और जब बेटा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होती है। जहां पर आई बेटा क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज के लिए 1। अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो रहा है, ग्रेटर देन 1। सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएट हो रहा, लेस देन 1। ठीक? यस सर। तो बेटा यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? आई के लिए फॉर्मूला बनाओ। आई क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो बेटा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। कैलकुलेटेड बेटा किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो आई का फॉर्मूला पार्टिकल के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर डिसोसिएशन होगा तो बेटा पार्टिकल के नंबर बढ़ के आएंगे, आई ग्रेटर देन 1। और अगर एसोसिएशन है तो पार्टिकल के नंबर घट के आएंगे, आई लेस देन 1। और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में बेटा उल्टा होता है, आई कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्सपेरिमेंटल। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड ऊपर था या एक्सपेरिमेंटल, तो बेटा डिसोसिएशन में आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो बेटा लोअर हायर वैल्यू ऊपर रखना, लोअर वैल्यू नीचे। एसोसिएशन में आई लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 कब होगा? जब लोअर वैल्यू ऊपर, हायर वैल्यू नीचे। अब देखो इस क्वेश्चन को, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl in aqueous KCl solution is 40। KCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला 40 आया। कह रहा वांट ऑफ फैक्टर बताओ। तो बोलो बेटा, KCl का कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट 74.5 होता है। बोलो भाई। यस सर। एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है? 40। सपोज करो आप इस फार्मूले को भूल गए, लेकिन ये नहीं भूले कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो आई ग्रेटर देन 1 होता है। तो बेटा अब बताओ ग्रेटर देन 1 कब मिलेगा? 74.5 को ऊपर रखने पर या नीचे रखने पर? ऊपर। तो बेटा फार्मूला क्या बना? 74.5 अपॉन 40 करोगे तभी तो आई ग्रेटर देन 1 आएगा। फार्मूले देख लो मैच कर रहा कि नहीं। 74.5 क्या है? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। एक्सपेरिमेंटल क्या है? 40 होगी। ठीक? ये वाला क्वेश्चन अभी देखो, वांट ऑफ फैक्टर हम बाद में भी बताते हैं, ये आप सबको तो मालूम ही होगा। वांट ऑफ फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आई की जगह 1.86 रख दिया। NaCl कितने आयन प्रोड्यूस करता है? 2। यहाँ से बेटा अल्फा निकल गया 86%। देखो बेटा सेम क्वेश्चन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, मॉलिक्यूलर वेट कितना मिला? 30। कह रहा आई बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो देखो बेटा NaCl का कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट 58.5, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट बेटा 30। आपको क्या निकालना है? आई। ठीक? तो बेटा क्या करोगे? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 30, सॉरी एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। आप जब भी भूल जाना, बस ये मत भूलना कि डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1।
और ग्रेटर देन 1 कब मिलेगा? हायर वैल्यू ऊपर, लोअर वैल्यू नीचे। 1.95 आ गया। इस फॉर्मूले से बेटा आपने क्या निकाल लिया? अल्फा 95%। ये समझ लीजिए सॉल्यूशन का सबसे कठिन क्वेश्चन आपके रिस्पेक्ट में। ठीक बेटा? अब आइए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। पहला केस, जब आपका सॉल्यूट बेटा इलेक्ट्रोलाइट है और बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन या डिसोसिएट हो रहा है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। जैसे क्वेश्चन सोडियम फॉस्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, देखो सॉल्ट है, अल्फा 80% है, वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। बहुत आसान है। देखो बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट ए से रिप्रेजेंट किया, पानी में डिसॉल्व कर रहा है, वो n नंबर ऑफ आयन दे रहा है। बी क्या शो कर रहा? केटायन एज वेल एज एनायन। n क्या है? नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो बेटा अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट 1:1 है, लाइक NaCl, KCl, HCl, एस्टिक एसिड, इन सब के लिए n बराबर 2, एक केटायन एक एनायन। 1:2 या 2:1 है, एक केटायन दो एनायन, दो केटायन एक एनायन, n बराबर 3। फिर देखो बेटा 1:3 या 3:1, एक केटायन तीन एनायन, तीन केटायन एक एनायन, टोटल आयन 4। पोटेशियम फेरिस साइनाइड, तीन केटायन एक एनायन। सोडियम फॉस्फेट, तीन केटायन एक एनायन। एल्युमिनियम क्लोराइड, एक केटायन तीन एनायन। H3PO4, तीन केटायन एक एनायन, n बराबर 4। 2:3, दो केटायन तीन एनायन। 3:2, तीन केटायन दो एनायन। 4:1, चार केटायन एक एनायन। एल्युमिनियम सल्फेट, दो केटायन तीन एनायन। कैल्शियम फॉस्फेट, तीन केटायन दो एनायन। पोटेशियम फेरोसाइनेट, चार केटायन एक एनायन। टोटल आयन बेटा 5। तो देखो बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, आयन फॉर्म बेटा इसकी क्या है? बी। एक मॉलिक्यूल से कितने आयन बन रहे हैं? n। T बराबर 0। सपोज आपने एक मॉलिक्यूल लिया 0, इक्विलिब्रियम पर इसका बेटा अल्फा टूट गया, तो बेटा कितना बना? 1n अल्फा। तो बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ए का कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। बी का कितना बना? n अल्फा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। इनिशियल बेटा कितना लिया था? 1। आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 डिवाइड बाई इनिशियल 1। ये बेटा आई का फॉर्मूला। दो अननोन है, अल्फा दिया होगा आई पूछेगा, आई दिया होगा अल्फा पूछेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बोलो बेटा n की वैल्यू कितनी है? अल्फा 0.8, n की वैल्यू तीन केटायन एक एनायन, कितना? 4। बोलो बेटा कितना आ गया? 3 8 3 24, 3.4 आ रहा बेटा? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. इसी फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो वही क्वेश्चन था, एक्वस सोडियम फॉस्फेट 80%, 3:1, n बराबर 4। ये बेटा फॉर्मूला अल्फा की जगह 0.8 रखा है, n की जगह 4, आंसर 3.4। फिर बेटा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट है, बेटा उसका अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो अपनी ओर से बेटा उसका अल्फा क्या मानोगे? 1, और वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन के बराबर। जैसे आपसे कह रहा एक्वस पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन है, वांट ऑफ फैक्टर बताओ। मैंने कोई अल्फा नहीं दिया, अल्फा क्या लोगे? 1, वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन के बराबर 5। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. लेकिन बेटा अगर आपका सॉल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एस्टिक एसिड है,
फॉर्मिक एसिड है तो बेटा इनका आई ग्रेटर देन 1 होता है, क्यों? इलेक्ट्रोलाइट है। लेस देन 2 होता है, क्यों? क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। जैसे देखो एसिटिक एसिड आई बराबर 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1, एन बराबर 2 रखा, आई बेटा क्या हुआ 1 प्लस एल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा बेटा 1 नहीं होगा, आई की वैल्यू 2 नहीं होगी। तो अगर वीक मोनोबेसिक एसिड है लाइक HA, वीक मोनो एसिडिक बेस है लाइक BOH, तो वांट ऑफ फैक्टर आई ग्रेटर देन 1 क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, लेस देन 2 क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं है। और अगर पूछा जाए एसिटिक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर 2 कब होगा, तो आई बराबर 2 का मतलब अल्फा बेटा क्या होना चाहिए 1, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बेटा बिहेव कब करता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 आई बराबर है। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर बेटा पूछा जाए एसिटिक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर 2 कब होगा, तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर 1 प्लस अल्फा होता है। आई की वैल्यू 2 कब होगी, जब अल्फा 1 हो, 100% डिसोसिएट। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो बेटा दूसरा केस एसोसिएशन। जब एसोसिएशन टेक प्लेस हो, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, एसोसिएशन हो रहा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिया है। जैसे देखो ये ए आपका एक मॉलिक्यूल है, तो ए के बेटा n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल AN बना रहे हैं। अगर 2 जुड़कर एक बनाते हैं डाइमराइजेशन, 3 जुड़कर एक बनाते हैं ट्राइमराइजेशन, 4 जुड़कर एक बनाते हैं टेट्रामराइजेशन, n जुड़कर एक बनाते हैं पॉलीमराइजेशन। और जब एसोसिएशन का केस हो तो डिसोसिएशन के फॉर्मूले में स्मॉल n की जगह बेटा 1/n लिख देना, बस फॉर्मूला हो गया। और इसी को आप इस 1 को बेटा लेफ्ट में चले जाओ, आई बराबर आई अल्फा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो आई नंबर ऑफ आयन n के बराबर, 100% एसोसिएशन आई 1/n के बराबर। डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन आई लेस देन 1। ठीक बेटा? यस सर। और इस पॉइंट को याद कर लेना भाई, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को अगर हम छोड़ दें तो अगर एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फिनॉल को पानी में डालते हैं तो बेटा डिसोसिएशन होता है आई ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर इन्हीं सबको एज वेल एज बेंजल्डिहाइड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो डाइमराइजेशन होता है आई लेस देन 1। तो आपको बेटा क्या याद रखना है, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है तो वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1, लेकिन अगर एसिटिक एसिड का बेंजीन में सॉल्यूशन है आई लेस देन 1। एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड बेंजीन में क्या होते हैं, डाइमराइज। ठीक है? यस सर। फिर देखो बेटा, हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले किसके लिए पढ़े, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फार्मूले के दाहिने वाले को बोलते हैं बेटा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाएं वाले को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो अब जब बेटा बिहेवियर एब नॉर्मल है तो क्या बताया था, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आई टाइम्स कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो फॉर्मूले आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़े
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए। वो सभी फॉर्मूले इलेक्ट्रोलाइट के कब होंगे? जब फॉर्मूले के दाहिने तरफ वांट ऑफ फैक्टर आई का मल्टीप्लाई कर देना। तो जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, आइदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में दाहिने तरफ वांट ऑफ फैक्टर आई का मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला किसके लिए हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये फॉर्मूला किसमें था? पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई का गुणा। ये देखो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी राइट साइड में आई का मल्टीप्लाई। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी राइट साइड में आई का मल्टीप्लाई। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी राइट में आई का मल्टीप्लाई। आइसोटोनिक पाई 1 बराबर पाई 2। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो पाई 1 की जगह I1 C1 RT, पाई 2 की जगह I2 C2 RT। तब बेटा C1 बराबर C2 नहीं, I1 C1 बराबर I2 C2। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, आपके पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है 5.85% W/V, 27 डिग्री सी पर। कह रहा बेटा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। तो बेटा जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो, पहली लाइन बहुत केयरफुली पढ़ो। क्या डिसाइड करो? सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो बोलो NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। पाई बराबर क्या हुआ? ICRT। बोलो NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग? बोलो Strong. स्ट्रॉन्ग। बेटा अल्फा दिया है कहीं क्वेश्चन में? नहीं दिया। sir. तो जब आपका सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई बात नहीं की जा रही हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपनी ओर से क्या लोगे बेटा? 1। वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन के बराबर। NaCl का आई बेटा कितना हो गया? 2। पाई बराबर ICRT, आई की जगह 2। 5.85% से देखो ये मोलैरिटी निकाल लिया, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। ये बेटा R हो गया, ये बेटा T हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बताओ, अगर क्वेश्चन ये होता कि 5.85% W/V एक्वस NaCl सॉल्यूशन 27 डिग्री सी पर है, वो प्रेशर बताइए यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। रिवर्स पाई ऑस्मोसिस के निकालेंगे। तो पहले बेटा पाई निकाल लिया, लेकिन इस पर रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होगी। नेगेटिव जब साइन। नहीं बेटा, जब एक्सटर्नल प्रेशर इससे ज्यादा लगा दो, इतना लगाओगे तो बेटा कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। जो वाटर गया था वापस आ जाएगा। जब इससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो बेटा NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का वाटर बाहर निकलने लगेगा। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन बेटा क्या होती है? एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा निकाल लेना और उस ऑप्शन से टिक करना जो इससे ज्यादा हो। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। अब जरा 161 देखो। 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया है। क्या पूछ रहा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो बोलो बेटा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा T अब क्या होगा? I इंटू KF इंटू M। देखो डिसोसिएशन है तो इससे I निकाला, 1 प्लस अल्फा देखो 0.3 दिया है। HX बेटा कितने आयन प्रोड्यूस करेगा? 2। वांट ऑफ फैक्टर 1.3। तो देखो I की जगह 1.3 लिख दिया, KF 1.85 लिख दिया,
मोलैरिटी 0.2 लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिए। ये बेटा क्या आया, डिप्रेशन, लेकिन आपसे बेटा क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखो बेटा सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, डिप्रेशन ऑलवेज प्लस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज माइनस। ठीक है, यस सर। 162 का आंसर आप बता दो। Which of the following concentration factor is affected by change in temperature? फर्स्ट First. ऑप्शन। Molarity. तो हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया। ये 169 जरा देख लो बेटा। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आइसोटोनिक है ग्लूकोज से। कह रहा सोडियम सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर बताओ। तो देखो बेटा, एक तरफ सोडियम सल्फेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो पहले हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना। अल्फा कहाँ फार्मूले में होता है, आई बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो पहले हम लोग आई निकालेंगे। एक तरफ सोडियम सल्फेट, एक तरफ ग्लूकोज। बेटा यूनिवर्सल कंडीशन क्या है, पाई 1 बराबर पाई 2। सोडियम सल्फेट है तो पाई 1 बेटा क्या लिखोगे, I1C1RT। इधर बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है C2RT, RT कैंसिल, I1C1 बराबर C2। C1 देखो ये दिया है, C2 ये दिया, I1 आ गया 2.5। रख दिया बेटा इस फॉर्मूले में। सोडियम सल्फेट कितने आयन प्रोड्यूस करता है, 3। यहाँ से निकाल लिया अल्फा 75%। ठीक है बेटा, यस सर। चलो फटाफट जरा इसका आंसर बोलो। Which of the following electrolyte has same value of want of factor as that of aluminum sulfate? देखो पांचों बेटा सॉल्ट है। Second. अल्फा 1 सेकेंड। आई नंबर ऑफ आयन के बराबर, एल्युमिनियम सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर 5, पोटेशियम पेरोसाइनाइड 5, पोटेशियम पेरिसाइनाइड 4, एल्युमिनियम नाइट्रेट 4, पोटेशियम सल्फेट 3। ठीक बेटा, जी सर। तो मुश्किल से बेटा आधे घंटे का और बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंपैरिजन बचा है बेटा, और हेनरी लॉ बचा है। ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। ठीक है बेटा, जी सर। Yes. Yes. जो आपको बेटा जो सीट दी है जरा उसको कर डालिएगा। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. अभी हम ये सीट भेज Thank you, देंगे sir. आपको, है पूरा सॉल्यूशन भेज देंगे हम। ठीक सर, कल की पीडीएफ नहीं है। पूरा भेज देंगे पूरा। सर पूरा ठीक बेटा, एक ही बार में। ठीक बेटा।